बिहार के जंगल राज के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो लोग उस एज के नहीं हैं, यानी कि जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के टेन्योर को नहीं देखा है, उनको एक मैं झलक दिखाना चाहूंगा कि लालू यादव के टेन्योर में आखिर क्या होता था। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। अब और मजा करना है। बोल बिटवा, कैसन मजा? पकड़ा पकड़ी खेलना है अंकल। तो हार पुलिस वालों के साथ। पुलिस वाला के साथ? हम जिसे पकड़ लेंगे ना, वो पुलिस वाला अपने कपड़े उतारेगा। ऑफिसर, उससे को जरा। अरे तू नहीं, उसको पकड़ूंगा। कुछ कीजिए सर। और अभी सुनिए, ए सिपाही, ए दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली है। और आपने वीडियो में तो देख ही लिया कि जब होली का कार्यक्रम हो रहा है तो ये कह रहे हैं पुलिस वाले को कि भाई तुम नाचो, नहीं नाचोगे ना तो तुम्हें सस्पेंड करा देंगे। और लालू यादव की पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, अभी वो लोग पावर में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अभी वो लोग बिहार में पावर में नहीं है, तब ये हालत उन्होंने पुलिस की हुई है। जस्ट आप लोग इमेजिन कीजिए कि जब ये लोग पावर में आएंगे तब बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल होगा। मुझे अभी भी याद है कि कुछ महीनों के लिए आरजेडी जेडीयू के साथ गठबंधन करके, क्योंकि आपको पता है कि भाई जेडीयू पलटी मारते रहते हैं, इधर से उधर पलटी मारते हैं, तो आरजेडी जेडीयू का कुछ समय के लिए गठबंधन हुआ था और आरजेडी पावर में आई थी। और जिस दिन आरजेडी पावर में आई थी उसी दिन से सड़कों के ऊपर भाई तांडव मचा दिया गया था। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो होती है ना, उस पे आरजेडी का स्टिकर लगा हुआ है और वो इस तरीके से कार चला रहे हैं कि जो सामने आएगा उसको उड़ा देंगे। और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मर रहा है या जी रहा है, क्योंकि आरजेडी के पावर में आते हैं ये जो गुंडे होते हैं, इनको पता होता है कि ये किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनको बचाने वाले इनके आका वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं और इसलिए ये लोग बच जाएंगे। और जिन भी लोगों ने लालू यादव का टेन्योर देखा है, उसको जिया है, उनको अच्छे से पता होगा कि बिहार के अंदर लालू यादव के टेन्योर में आखिर क्या होता था। और ये जो आरजेडी के सपोर्टर्स होते हैं ना, ये गर्व महसूस करते हैं इस बात में कि अरे भाई देखो, लालू यादव ने तो पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दी, पुलिस वालों से तो वो जूते साफ करवाता है, पुलिस वालों से तो वो अपने घर के काम करवाता है, पुलिस वालों की तो कोई औकात ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को तो वो अपने इशारों पे नचाता है। इस बात में वो लोग गर्व महसूस करते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या ये कोई गर्व करने वाली बात है कि कोई नेता लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहा है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, किसी को भी गोली मार दी जा रही है, किसी के घर में भी लूटपाट हो रही है। जैसे कि लालू यादव की बेटी की जब शादी थी तो किसी दुकान में जाकर वहां से सामान उठा के ले आया जाता था। और आरजेडी के सपोर्टर्स इस बात पे बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम एक गुंडे को सपोर्ट करते हैं, हम ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की पूरी स्टेट में धज्जियां उड़ा देता है, जिसके अंडर कई सारे क्रिमिनल्स हैं, जिसके अंडर कई सारे गुंडे हैं। और अब विश्वास कीजिए कि यही वो चीज़ है जो बिहार को डेवलप होने नहीं देती है। ये जो मानसिकता है ना, लोग इससे निकल ही नहीं पाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मुंबई के अंदर एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, झोपड़पट्टी है। और ये जो झोपड़पट्टी है ना, इसके बारे में लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये बहुत गर्व की बात है। ये देखो, एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम है वो हमारे मुंबई के अंदर है। ये देखो, यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं। इस स्लम को रीडेवलप करने के लिए सरकार कई सालों से काम कर रही है। बार बार सरकारें आती है, गिरती है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट शुरू होता है, बंद हो जाता है, फिर शुरू होता है, फिर बंद हो जाता है। बाला साहब ठाकरे का ये ड्रीम था कि जो झोपड़पट्टी है इसको रीडेवलप किया जाए। इस झोपड़पट्टी का ये जो टैग लगा हुआ है ना हमारे देश के ऊपर कि भाई एशिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे देश के अंदर है, इस टैग को वो हटाना चाहते थे।
लेकिन उनके जीते जी ये सब कुछ तो हो नहीं पाया। और अब जब इस स्लम को रीडेवलप करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसको सही करना चाहती है कि हमारे देश से ये टैग हट जाए, तो इसमें बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है वो अपनी रोटियां शेक रहे कि अरे भाई आप कैसे रीडेवलप कर दोगे, वहां के लोगों का घर छिन जाएगा। कभी कोई कांग्रेस का नेता आकर कुछ बोलता है, कभी कोई आम आदमी पार्टी का नेता आकर कुछ बोलता है। कोई कहता है कि ये जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं ना, वो उनको एक फ्लैट मिलेगा तो वो लोग एक फ्लैट के अंदर कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। इन लोगों को अपार्टमेंट बनाकर दिया जाने वाला था, एक सोसाइटी बनाकर दी जाने वाली थी जहां पे हर तरीके की सुख सुविधा रहेगी, लेकिन फिर भी नेता नहीं चाहते हैं कि ये धारावी डेवलप हो। अब डेवलप हो जाएगा तो भाई भारत के ऊपर से ये जो दाग है कि सबसे बड़ा झोपड़पट्टी एशिया का हमारे देश के अंदर है, ये हट जाएगा। तो फिर जो बाहर के लोग हैं ना, वो हमारे देश को कैसे टारगेट करेंगे कि तुम्हारे अंदर तो सबसे गरीब लोग रहते हैं, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, लोग वहां जाते हैं और फोटोज खींचते हैं। इसका जो काम था ना वो 2018 में शुरू हुआ था, जब बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट थी। और मैं ये उस शिवसेना की बात कर रहा हूं जो उद्धव ठाकरे चलाया करते थे। अब जैसे ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसको सरकार अकेले नहीं करती है, तो इसके लिए टेंडर रिलीज किया जाता है। तो जब टेंडर निकाला गया तो दुबई की एक कंपनी थी जो कि थी सेकलिंक, और इन्होंने सबसे ज्यादा बिडिंग किया था। लेकिन होता यह है कि इसके 2 सालों के बाद 2020 में जो बीजेपी की सरकार होती है वो महाराष्ट्र में गिर जाती है, और जो शिवसेना थी वो बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी और बाकी के साथ महाविकास आघाड़ी फॉर्म करके अपना गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर रन करती है। और उस समय ये लोग ये कहते हैं कि भाई क्योंकि कोविड आ गया है, रेलवेज के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, लैंड का कुछ इशू है, इसलिए ये जो टेंडर सेकलिंग को दिया गया है इस टेंडर को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और एक फ्रेश टेंडर लॉन्च करना है जिसके ऊपर की फिर से बिडिंग करवाई जाएगी। अब इस टेंडर को कैंसिल किया शिवसेना ने, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चल के जब 2022 में बीजेपी गवर्नमेंट वापिस से महाराष्ट्र के अंदर फॉर्म होती है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनते हैं, तो क्योंकि पहला जो टेंडर था वो कैंसिल कर दिया गया, तो फिर से नया टेंडर इशू किया जाता है। और अडानी ग्रुप ने इस टेंडर के लिए जो बिडिंग की थी उसका अमाउंट था टोटल 5069 करोड़ के आसपास, जबकि पिछली बार जो टेंडर इशू किया गया था उसमें सेकलिंक ने जो बिडिंग किया था उसका टोटल अमाउंट करीब 7200 करोड़ के आसपास था। अब ये जो शिवसेना के नेता है, कांग्रेस के नेता है, आम आदमी पार्टी के नेता, ये पहले तो ये चिल्लाने लगे कि ये जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको तो पहले करना ही नहीं चाहिए, इसको अडानी ग्रुप को क्यों दिया गया है, धारावी को रीडेवलप करके क्या फायदा हो जाएगा, धारावी के जो लोग हैं उनको लॉस ही होगा, उनको झोपड़पट्टी में रहने की आदत है, धारावी जो स्लम है उसका अपना ही एक मजा है, उन लोगों को अगर आप अपार्टमेंट में डाल दोगे तो फिर वो लोग कैसे रह सकेंगे, ये जो धारावी है इसको आप लोग खत्म कर दोगे। मतलब बेतुकी बातें कही जा रही थी ताकि ये जो प्रोजेक्ट है इसको बंद कर दिया जाए कि भाई भारत के ऊपर कलंक लगा रहना चाहिए। अब अडानी ग्रुप ने इस टेंडर को 5069 करोड़ में लिया था, लेकिन जो सेकलिंक वाले थे, दुबई की जो कंपनी थी, उन्होंने 7200 करोड़ की बिडिंग की थी। तो अब इनको उकसाया जाता है, ये जो दुबई वाली कंपनी है ना, इनको उकसाया जाता है कि भाई तुम जाओ, तुम कोर्ट में जाओ और कोर्ट में जाकर ये कहो कि तुमने 7200 करोड़ की बिडिंग की थी लेकिन फिर भी तुम्हें टेंडर नहीं मिला। लेकिन अडानी ग्रुप को सिर्फ 5069 करोड़ में टेंडर दे दिया गया, जबकि मैंने आपको बताया कि ये जो टेंडर कैंसिल किया गया था वो खुद शिवसेना वालों ने किया था। तो ये जो दुबई के सेकलिंक वाले कंपनी है ना, ये चली जाती है कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद इनका कहना होता है कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, लेकिन कोर्ट का कहना होता है नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा और जो तुम्हारे एलिगेशंस है ना वो बेबुनियाद है। यहाँ पे मेन बात ये थी कि जो दुबई वाली सेकलिंग कंपनी थी उन्होंने जो बिडिंग की थी ना उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ ही नहीं था। मतलब बिडिंग तो मैंने कर दिया लेकिन बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर वर्क नहीं हुआ, लीगली बाइंड नहीं हुआ कि हाँ भाई मैंने इतने 1000 करोड़ में इस बिडिंग को जीत लिया है। और महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट ने इस टेंडर को कैंसिल कर दिया, तो नया टेंडर इशू करना पड़ा जिसमें अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा बिडिंग की और अडानी ग्रुप जीत गया। फिर ये लोग इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी वही कहना होता है कि भाई तुम्हारे जो एलिगेशंस है ना वो बेबुनियाद है, ये जो प्रोजेक्ट है वो रुकेगा नहीं। हाँ मैं ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ें होगी, जो ऑपरेशंस होंगी वो ट्रांसपेरेंट रहेंगी, जैसे कि जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे वो सेम अकाउंट से होंगे, इनकम टैक्स के हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेशन होगा और जुडिशियरी इन चीज़ों को रिव्यू करते रहेगी कि कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है। और अब ये जो पूरा मामला है ना, इसका सुनवाई होने वाला है 25 मई 2025 को। उस दिन पता चलेगा कि जो पूरा डिसीजन आता है उसमें क्या निकल कर आता है। तो जिस तरह आरजेडी के जो सपोर्टर्स है ना वो गर्व महसूस करते हैं कि लालू यादव तो पुलिस वालों की बैंड बजा के रखता है, लालू यादव तो पुलिस वालों से अपना काम करवाता है, वैसे ही ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो चाहते हैं कि भारत के ऊपर ये टैग बना रहे कि एशिया का सबसे बड़ा जो झोपड़पट्टी है ना वो हमारे भारत देश के अंदर है। फॉरेनर्स आते रहे, वो यहाँ फोटोज खिंचवाते रहे और ये दिखाते रहे कि देखो भारत में कितने गरीब लोग रहते हैं। आई थिंक स्नैपचैट को सीईओ था जिसने कहा था कि भाई हम अपने सर्विसेज ने इंडिया जैसे गरीब कंट्री में एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, जिसके ऊपर की बहुत बैकफ्लैश भी आया था। बाकी आप में से अगर कोई बिहार का रहने वाला है जिन्होंने जंगल राज देखा है तो कमेंट करके बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ताकि लोगों को पता चले। और अगर कोई व्यक्ति हमारे मुंबई से हैं तो आप ये बताइएगा कि जब ये कलंक लगता है कि मुंबई के अंदर एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है या हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है, तो आपको कैसा फील होता है, अच्छा या फिर बुरा। नमस्कार।